हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। पिछले टर्न पे आपने सीखा था कि बोर्स का एटॉमिक मॉडल कैसा था। बोर्स एटॉमिक मॉडल सीखा था और बोर्स ने इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम भी बताई थी। आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं एक बार और रिवाइज करवा रही हूँ, आप देखिए उसको। और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है और एटम का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल। जो बोर्स ने मॉडल दिया था उसके हिसाब से हम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरह से होते हैं तो उनका स्ट्रक्चर भी बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। तो बोर्स ने क्या कंसेप्ट दिया था कि एटम होता है, एटम का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। और यहाँ पर न्यूक्लियस में कौन कौन है? न्यूक्लियस में है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये चक्कर काट रहे हैं बाहर, ठीक। या हम इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है, चलिए दूसरे कलर के पेन से बना देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। कहाँ पर? फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में चक्कर काट रहे हैं, है ना। फिक्स्ड पाथ में, ये इनका फिक्स्ड पाथ है। चलिए मान लिया कि ये है। थोड़ा गोला एकदम बढ़िया वाला बना लेना, मेरे जैसा मत बनाना, ठीक है। तो कई सारे सर्कुलर पाथ हो सकते हैं। कौन कौन से सर्कुलर पाथ आर परमिसिबल? जिनका एंगुलर मोमेंटम या तो h/2π हो या फिर उसका इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब h/2π हो या तो उसका एंगुलर मोमेंटम या फिर h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इस टाइप से। तो न्यूक्लियस के बाहर जो फर्स्ट शेल है, इसका नाम उन्होंने क्या रखा था? न्यूक्लियस के बाहर जो ये गोले गोले हैं जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट या शेल या एनर्जी लेवल कहते हैं, ठीक है। बच्चे थोड़ा जो सर्कुलर पाथ है एकदम सर्कुलर ही बनाना, आप ध्यान से राउंडर यूज करके बनाना, ठीक है। मैं हाथ से बना रही हूँ तो थोड़ा सर्कुलर नहीं बनना है, बट आपको ध्यान रखना है। तो सर्कुलर पाथ जो है ये सर्कुलर पाथ यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता, कहीं भी, बहुत सारे हो, हर पॉइंट पे सर्कुलर पाथ होगा। बट बोर्स ने क्या बताया? हर सर्कुलर पाथ इलेक्ट्रॉन का पाथ नहीं होगा, केवल वो सर्कुलर पाथ इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π हो या उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो, ठीक है। न्यूक्लियस के जस्ट पास वाली जो शेल है, इसको हम कहेंगे फर्स्ट शेल। ये न्यूक्लियस है, हम न्यूक्लियस में बैठे हुए हैं। न्यूक्लियस से जैसे ही बाहर निकलेंगे जो फर्स्ट शेल दिखाई देगी वो, उसका नाम हो गया फर्स्ट शेल और इसका डेजिग्नेशन हो गया के शेल, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर जो पहली शेल दिखेगी उसका नाम के शेल, जो दूसरी शेल दिखेगी उसका नाम एल शेल, जो तीसरी शेल दिखेगी उसका एम और चौथी दिखेगी उसका एन। ऐसे 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं दिखती चली जाएंगी, हमको बिल्कुल दिखती चली जाएंगी। तो उनका नाम भी क्या होता चला जाएगा? एंड सो ऑन, मतलब MNOPQRSTUVWXYZ तक कुछ भी, जितनी शेल हो उतने नाम आप बढ़ते चले जाइए आगे। पर WXY तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, आपका MNO तक ही, P तक शायद काम हो जाता है ना। तो ये हुआ बोर्स का एटॉमिक मॉडल, ठीक। इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर काट रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं कहाँ पर? इसके लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम दी थी। स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम क्या थी? आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले मॉडल में पढ़ी हुई है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम थी 2n²। यहाँ पे n इक्वल टू ये नंबर ऑफ शेल, किस सेल में प्रेजेंट है, नंबर ऑफ शेल, ठीक है। ये जो शेल है, देखिए ध्यान से, इसको हम शेल भी बोलते हैं, इसको हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, इसको हम ऑर्बिट भी बोलते हैं। ये जो सर्कुलर पाथ है, शेल, एनर्जी लेवल, ऑर्बिट। और एक चीज ध्यान रखिए, एटम के जो सबसे बाहर की शेल होगी, मतलब हम न्यूक्लियस में बैठे हैं और न्यूक्लियस से निकले तो हमें सबसे लास्ट में जो शेल मिलेगी, अभी जैसे हमने बनाया ये एटम, इसमें हमने 4 शेल ही बनाई है। तो हम इस एटम से, इस न्यूक्लियस से जब बाहर निकलेंगे तो हमें 4th शेल, आउटर मोस्ट शेल दिखेगी। आउटर मोस्ट मतलब एटम के बाहर जाते जा रहे सबसे बाहर की शेल। जो सबसे बाहर की शेल होती है
यानी इसका नाम क्या है, ये आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर की शेल है, आउटर मोस्ट शेल। तो इसका नाम होता है, टेक्निकल नाम होता है इसका वैलेंस शेल, ठीक है। यानी न्यूक्लियस से एकदम सबसे बाहर वाली शेल, इसका नाम क्या होता है, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, ठीक है, ध्यान दीजिए। और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो एक और नया टर्म आपने सीखा, यहाँ पर लिख देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम, या हम कह सकते हैं वैलेंस शेल ऑफ एटम, मतलब आउटर मोस्ट शेल को ही तो हम वैलेंस शेल कहते हैं। ठीक है, अब और एक चीज नया सीखिए वर्ड, जो आउटर मोस्ट शेल है वैलेंस शेल भी कहलाती है, nth शेल भी कहलाती है। nth शेल का मतलब हुआ आउटर शेल, एकदम लास्ट वाली शेल। कभी कभी ये टर्म अभी आपके लिए यूज नहीं होगा, बट आप याद रखिए, बड़ी क्लास में जाएंगे तो nth शेल मतलब आखिरी शेल, आखिरी शेल का नाम भी nth शेल होता है, ठीक है। अच्छा, ये nth शेल हो गई। अब nth से एक अंदर वाली शेल क्या कहलाएगी, n-1 शेल कहलाएगी। n-1 शेल कौन सी हो गई, nth शेल, ये है nth शेल, nth से एक अंदर वाली यानी ये वाली शेल हो गई n-1 शेल। केमिस्ट्री की भाषा में इसका एक और नाम है, इसका नाम है पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। उसके एक और अंदर एक शेल है, यानी आखिरी से दो पहले वाली, ये आखिरी शेल है, इससे एक पहले और इससे दो पहले, ये वाली कौन सी हुई, n-2 हुई, ये शेल क्या कहलाएगी, n-2 शेल। और इसका एक और नाम है एंटी पेनल्टीमेट शेल, ये एंटी पेनल्टीमेट शेल है। ये वैलेंस शेल या nth शेल, सबसे बाहर वाली, जो भी सबसे बाहर हो, चौथी हो सकती है, पांचवी हो सकती है, छठवीं हो सकती है, जो भी सबसे बाहर होगी, पहली भी हो सकती है सबसे बाहर की, और पहली में n-1 और n-2 नहीं होगा, है ना, ये ध्यान रखना है। तो n-1 वाली क्या कहलाएगी, पेनल्टीमेट शेल, और n-2 का नाम क्या होगा, एंटी पेनल्टीमेट शेल। अभी हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की, स्कीम की बोर्स ने जो दी थी, तो इन्होंने बताया था कि 2n² के हिसाब से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। n है नंबर ऑफ शेल, और एक बार आप देख भी चुके हो, यानी कि फर्स्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुई है, मैं मिटा दे रही हूँ, फिर यहाँ पे लिखती हूँ, है। तो यानी इनके स्कीम के हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल, यानी कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, किस फॉर्मूले के हिसाब से, 2n² हो सकते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट शेल है, या फिर यहाँ n की वैल्यू है 1, n की वैल्यू 1 है, तो हो गया 2 × 1 का स्क्वायर, दैट इज 1, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं फर्स्ट शेल में मैक्सिमम, वो 2 इलेक्ट्रॉन है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल कितने हो सकते हैं, यानी एल शेल में कितने हो सकते हैं, वहां भी 2n² होंगे, और n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 2, यानी 2 × 2 का स्क्वायर, दैट इज 2 दूनी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं सेकंड शेल में। देन थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल, थर्ड शेल का दूसरा नाम क्या है, डेजिग्नेशन बोलते हैं हम जिसको, थर्ड शेल का डेजिग्नेशन क्या है, एम शेल। तो एम शेल में कितने होंगे, यहाँ भी 2n² होंगे, बट n की वैल्यू चेंज हो गई, है ना, तो 2n², n = यहाँ पे हो गया 3, यानी 2 × 3 का स्क्वायर, यानी 3 × 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ शेल, ये होंगे KLMN शेल, फोर्थ शेल में होंगे
2n स्क्वायर, यानी यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्थ शेल है तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी तो 2 × 4 का स्क्वायर दैट इज 4 चौके 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं फोर्थ शेल में। इस तरह से इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह से फिफ्थ शेल में, सिक्स शेल में, किसी भी शेल में हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं कि कितने होंगे। तो आज हम यही सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और उस एटम का हम स्ट्रक्चर फिर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखाया था। क्या होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और ये होता है Z और ये कोई भी सिंबल मान लीजिए X और यहाँ पर है A। ये है आपका एटॉमिक नंबर और ये है मास नंबर। ठीक, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन काय के बराबर होता है इक्वल टू Z के बराबर होता है, यानी एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है n - Z के बराबर, यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर n - Z नहीं, A - Z, क्योंकि हमने यहाँ मास नंबर को A से डिनोट किया है। A - Z से होता है X, मतलब हुआ सिंबल ऑफ एलिमेंट। X कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, X क्या हो सकता है, X कोई भी एलिमेंट हो सकता है। और हमने आपको ये बताया था इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन जो होता है जिसमें किसी भी एलिमेंट को सिंबल के साथ में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी रिप्रेजेंट किया गया है, इसको हम न्यूक्लिड बोलते हैं या न्यूक्लाइड बोलते हैं। ठीक, तो चलिए हम एक दो एग्जाम्पल ले रहे हैं एटम बनाने के। एक लेते हैं, चलिए नाइट्रोजन का एटम बनाते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन का एटम बनाने के लिए नाइट्रोजन का ऐसे न्यूक्लियोटाइड लिखना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, पीरियोडिक टेबल तो आपको याद है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास भी याद होंगे, मैंने बोला था आपको, याद कर लीजिए। तो 7n14 ये हो गया इसका, Z की वैल्यू ये हो गई और A की वैल्यू ये हो गई। ठीक, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए यहाँ पर 7, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर जितने प्रोटॉन होते हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, यानी कि ये भी 7 हो गए। अब आई बात नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने हो गए, न्यूट्रॉन हो गए A - Z के बराबर, यानी A कितना है 14 - 7 दैट इज 7। अब नाइट्रोजन एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा अकॉर्डिंग टू बोर्स के स्ट्रक्चर के हिसाब से, मतलब बोर्स मॉडल के हिसाब से हमको बनाना है। चलिए बनाते हैं। एटम के अंदर ये हो गया, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, न्यूक्लियस बनाना है। चलिए न्यूक्लियस बना दिया। न्यूक्लियस में कौन कौन रहेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेंगे। न्यूट्रॉन कितने हैं, 7 न्यूट्रॉन हैं, ये रहेंगे, और 7 प्रोटॉन हैं, ये रहेंगे। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर सर्कुलर पाथ में चक्कर काटेंगे। तो सर्कुलर पाथ बना देते हैं हम। पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिख लेते हैं, एक चीज छूट गई हमसे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का मतलब ये हुआ कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे अभी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन में से बोर्स की स्कीम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कैसे, नाइट्रोजन है 7 है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन के शेल में चले जाएंगे, कुछ एल में चले जाएंगे, एम में चले जाएंगे। पहले के भरी जाएगी, फिर एल भरी जाएगी, मतलब कम एनर्जी की पहले भरी जाती है। कम एनर्जी की कौन सी होती है, जो न्यूक्लियस के पास होती है वो कम एनर्जी की होती है, दूर वाली ज्यादा एनर्जी की होती है। तो पहले के भरी जाएगी, फिर एल, फिर एम, फिर एन, इस क्रम में भरा जाता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं कहाँ पर, तो हमारे पास के, एल, एम, एन अवेलेबल हैं। भरना चालू करेंगे। 7 इलेक्ट्रॉन हमने मुट्ठी में भर लिए, पकड़ लिए।
7 में से के मिली हमें, जैसे हम न्यूक्लियस से बाहर निकलेंगे के मिली तो हम के में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम दे सकते हैं, अभी हिसाब किताब लगाया था 2 दे सकते हैं, तो 2 दे दिए। अब बचे हमारे पास कितने बचे, 7 थे, 2 दे दिए, बचे 5 इलेक्ट्रॉन, वो 5 कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। एल में 8 हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो नहीं है ना 8, हमारे पास तो 5 ही बचे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, के में 2 और एल में 5। चाहे तो हम ऐसे लिखें या फिर हम सिर्फ, देखो ये ऐसा एक तो ये तरीका है, अब एम एन और लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं गए, इसलिए तो या तो हम सिंपल ऐसे लिख दें 7n इक्वल टू 2 5, जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तब। जब प्रैक्टिस नहीं है, आप नया नया सीख रहे हो, तो ऐसे लिखो कि के में 2 और एल में 5, ऐसे ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, ठीक है। तो इसको, ये जो इलेक्ट्रॉन के में इतने हैं, एल में इतने हैं, ऐसा लिखना, ये तरीका क्या कहलाता है, इस तरह से इलेक्ट्रॉनों को लिखना कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका ये हो गया, के में 2 और एल में 5 इलेक्ट्रॉन। अब हम एटम बनाएंगे, तो एटम बनाएंगे तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन को चक्कर काटता हुआ बनाएंगे। तो कौन कौन सी शेल बनाएंगे बाहर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से शेल बनाएंगे, यानी 2 ही शेल बनाएंगे, एक के और एक एल। तो के शेल बना दी हमने, ये ठीक। गोला थोड़ा सिमेट्रिक बनाना, न्यूक्लियस से हर तरफ बराबर डिस्टेंस हो ऐसा बनाना, और एल बना दिया ये, ठीक है। अब के में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन हम बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन पूरे सर्कल पे, जितने भी इलेक्ट्रॉन बनाएंगे हमेशा बराबर डिस्टेंस पे बनाएंगे। अभी हमें के में 2 बनाने हैं, ये पूरा सर्कल है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ बनाएंगे ऐसे गोला गोला, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना देंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे बनाएंगे। के में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। एल में 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो इस पूरे गोले पे 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ऐसा नहीं कि एक ही साथ हम 5 गोले बना दें ना, पूरे सर्कल पे 5 गोले बराबर डिस्टेंस पे बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये इसको रिपेल करेगा, जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं इलेक्ट्रॉन, हमेशा जितनी पॉसिबल मैक्सिमम डिस्टेंस होगी उतनी डिस्टेंस पे रहेंगे। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने के लिए इनको बराबर डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो इस तरह से इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लो कि 5 हैं, तो हम एक गोले पे 5 कैसे बनाएं कि लगभग बराबर दिखे। बन गए 5, गिन लो। कई बार बच्चे गोले बनाने में गलतियां कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से बन गया तुम्हारा। तो ये क्या हो गया, एटम ऑफ नाइट्रोजन। समझ गए एटम बनाना कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखा जाता है, और एटम कैसे बनाया जाता है। तो 2-3 हम अभी बनाते हैं आपके लिए, इसके बाद आप क्या करेंगे कि 18 तक का मतलब क्या हुआ, ये आपका असाइनमेंट हो गया। इतने एटम के स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख करके लाएंगे, हाँ ही ली, एटॉमिक नंबर 18 तक, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर 18 कहाँ पे जाएगा, आर्गन पे जाएगा। हा ही ली बे ब क न ओ फ ने, और ना मग अल सी प स कल अ, इन लोगों का, यानी इतने एलिमेंट्स का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे और एटम का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें से 3-4 का हम आपको बना करके बताए दे रहे हैं, ठीक है। वैसे तो मैं ये न्यूक्लिड और ये सारी चीजें बता चुकी हूँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कैलकुलेशन आपको पहले बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार रिमाइंड करा दे रहे हैं। हाइड्रोजन का ये क्या होता है, 1H2 2He4 3 Li 7 3 दूनी 6 और 1 7, बेरिलियम 4 9, बोरॉन 5 11, कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14 बना ही चुके हो, 8 16, क्लोरीन 9 19, नियोन 10 20 1 है ना, सोडियम 11 23, ये 12 24, एल्यूमिनियम 13 27, सिलिकॉन 14 28, फॉस्फोरस 15 और 30, सल्फर
16, 32, क्लोरीन 17 एंड 35 मान के चलो, आर्गन 18, 40। ठीक है, तो इन सबके क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनाने हैं, फिर इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और फिर एटम के स्ट्रक्चर बनाने हैं। 3, 4, 5 अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए एक आर्गन का हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और किसका डिस्कस कर ले, एक हम डिस्कस कर लेते हैं, चलो सोडियम मैग्नीशियम में किसी का कर लेते हैं। चलिए हम सोडियम का डिस्कस किए लेते हैं, नाइट्रोजन का कर चुके थे, एक हम फास्फोरस का डिस्कस किए लेते हैं। ठीक है, और किसका डिस्कस कर लें, एक चलिए हाइड्रोजन का डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जितने रह गए हैं वो आपका होमवर्क का टास्क हो गया, ये आप बना करके लाएंगे और मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हाइड्रोजन का ही ले लेते हैं, 1H2 हाइड्रोजन के लिए। 1H2 का मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन कितने हुए, एक, इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, प्रोटॉन को P+ से डिनोट करते हैं, एक, इलेक्ट्रॉन E- से डिनोट करते हैं, एक, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक, और न्यूट्रॉन कितना हुआ, न्यूट्रॉन हुआ A-Z, A कितना है 2 और Z कितना है 1, देखो AZ है ना, A 2 है Z 1 है, तो ये हो गया 2 - 1, दैट इज न्यूट्रॉन भी 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप ले लिया है, ड्यूटेरियम लिया है। ध्यान देना, वैसे हाइड्रोजन होता है 1H1, 1H1 होता है प्रोटियम, ज्यादातर अमाउंट इसी का पाया जाता है, ये ड्यूटेरियम है, तो हम ड्यूटेरियम का निकाल रहे हैं, प्रोटियम का आप बनाएंगे। ठीक है, या फिर हम प्रोटियम का बना दें, ये ध्यान रखना, प्रोटेनियम में न्यूट्रॉन 0 आएगा, देखना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 0, तो न्यूट्रॉन की जगह 0 लिख देना, न्यूट्रॉन, बस इतना सा अंतर है। चलिए आप प्रोटियम का बनाइए, हम ड्यूटेरियम का बना रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें ये बताना है कि Kl में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम न्यूक्लियस में बैठ जाएं पूरे इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हमें बांटने हैं, हमें बांटने हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस से बाहर निकल के किसको दे देंगे, फर्स्ट सेल को ही दे देंगे। तो क्या स्ट्रक्चर हो गया, एटम का स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन 1, तो न्यूट्रॉन 1, प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन भी 1 है, और इसके बाहर कौन सी शेल है, K शेल है, और इलेक्ट्रॉन एक ही चक्कर काट रहा है। यहाँ पे ये कौन सी शेल है, ये K शेल है, ये L शेल है, लिखना है तो लिखो KL शेल, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, बाकी लिखना की जरूरत नहीं है, पता ही चल जाता है कि पहली शेल है, चाहो तो लिख लो KL शेल ऐसे। ठीक है, K शेल है, K में फर्स्ट, K में ऐसे K लिखते नहीं है, अंडरस्टूड है, इसलिए मत लिखो। ठीक, तो K शेल का हो गया। अब हम किसका डिस्कस करें, चलिए सोडियम का डिस्कस करते हैं। तो सोडियम में, सोडियम एटम का न्यूक्लियड कैसा लिखेंगे, 11 सोडियम 23। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, पहले तो प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना हुआ, ये वाला 11, इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, जितना प्रोटॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन यानी 11, न्यूट्रॉन कितना हुआ, A-Z, A-Z दैट इज 23 - 11 यानी कि 12। हमारे पास न्यूट्रॉन 12 हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 11 हैं। अब हमें बनाना है एटम, तो एटम बनाने के लिए पहले न्यूक्लियस बनाएंगे, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में भर देंगे, कितने हैं 12, प्रोटॉन न्यूक्लियस में भर देंगे, कितने हैं 11, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, मुट्ठी में लेके न्यूक्लियस के बाहर निकलेंगे, जो फर्स्ट सेल निकलेगी उसको 2 बोर के हिसाब से बांटेंगे, बोर्ड के मॉडल के हिसाब से, और इसी तरह से बांटते चले जाएंगे, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, पर 18, 32 बांटेंगे तब जब हमारे हाथ में मुट्ठी में होंगे, मुट्ठी में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है 11, तो हम 11 ही बांटेंगे, है ना। तो K शेल और L शेल, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन का नहीं लिखा था, हाइड्रोजन का कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ K में बस 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बस ये इतना ही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। सोडियम का क्या होगा, लिखिए इलेक्ट्रॉनिक
कन्फिगुरेशन पहले लिखेंगे तब एटम बनाएंगे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ सोडियम, ये होगा KLM। के में यानी हमारे पास है 11 इलेक्ट्रॉन बांटने को, तो हमने 2 इसको बांट दिए। फिर हम बोर्ड्स के हिसाब से बांटेंगे, तो बोर्ड क्या कहते हैं, मैक्सिमम 8 सेकंड शेल में हो सकते हैं, तो 8 इसको दे देंगे, 2 8 10 बट गए हमारे पास, अब एक ही बचा यहाँ पे एक। यहाँ हो तो 18 सकते पर हमारे पास तो एक ही है, तो हमने एक दे दिया। टोटल और गिन लो कि हमने सही बांटा है कि नहीं। 2 8 10 और 1 11, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 बट गए। यानी हमें कितनी शेल बनानी है, यहाँ पे गोले कितने बनाने हैं न्यूक्लियस के बाहर, 1 2 3 शेल बनाने हैं। तो 1 शेल बन गया, 2 शेल बन गया, एक और बना लें 3। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन हम बांट दें। के में 2 बांटने हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 ये, मैक्सिमम 2 बट गए। ठीक है, एल में हमें 8 बांटने हैं, तो 8 ऐसे बांटेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, उसके जस्ट अपोजिट 2 3 4। फिर यहाँ बराबर डिस्टेंस पे होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान देना है। अब एम में 1 बचना है, तो केवल कहीं भी बांट दो, 1 हो गया। ये सोडियम का एटम हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट चलिए हम किसका ले लें, फास्फोरस का। तो फास्फोरस का एटम कैसे बनेगा, चलिए बनाते हैं। फास्फोरस न्यूक्लिड है 15p31, है ना। तो फास्फोरस का लेते हैं 31, चलिए। ठीक है, 31 होता है यहाँ पर, देख ले। तो चलिए फास्फोरस का करते हैं। तो एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, पहले प्रोटॉन निकालेंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो प्लस हो गया 14, ये 15, और फिर इलेक्ट्रॉन हो गया 15, और फिर न्यूट्रॉन हो गया 31 माइनस कितना 15, दैट इज 16। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया KLM। के में 2 इलेक्ट्रॉन मुट्ठी में ले लिए, 16 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में से निकले, बांटते हुए चलेंगे। ठीक है, तो 16 में से 2 यहाँ बट गए। अभी हमारे पास कितने और बचे हैं, बांटने थे हमारे पास हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 15 में से 2 चले गए, 13 बचे। 13 में से हम 8 इसको दे सकते हैं, तो 8 और 2 10 बच गए, टोटल 10 बच गए। अभी कितने और बचे हैं, 5 और बचे, तो इसके पास आ गए 5 बार। अब एटम बनाने के लिए क्या बनाएंगे, पहले न्यूक्लियस बनाएंगे, और न्यूक्लियस के बाहर कितनी शेल बनाएंगे, K शेल, L शेल, M शेल, यानी 3 शेल बनाएंगे। तो सबसे पहले चलिए न्यूक्लियस बना लेते हैं। ये बन गया हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन 15, न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन 16, और उसके बाहर शेल बना लेते हैं। तो शेल कौन सी, 3 बननी है, K L और M। ठीक है, K में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं, 2 भर दिए। L में कितने हैं, 8 हैं, तो 8 ऐसे देख लो कैसे भरे जा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से भरना है। 8 ये भर दिए, गिन लेना, कई बार ऐसे गिनने में बच्चे साथ ही भरते हैं, 8 तक पहुंच ही नहीं पाते। और फिर M में 5 हैं, तो 5 बराबर डिस्टेंस पे भरने हैं, तो 1 2 3 4 और 1 5। थोड़ा बढ़िया एकदम गोल गोल गोले बनाना इलेक्ट्रॉनों के, है, एक बराबर के बनाना इलेक्ट्रॉन के गोले। ठीक है, ये फास्फोरस हो गया, सोडियम हो गया। अब एक आर्गन का और बना देते हैं, इसके बाद छुट्टी, बाकी के आप बना करके मुझे सेंड करेंगे। तो आर्गन न्यूक्लिएट को ले लेते हैं। आर्गन क्या है, 18 40, है ना, यानी प्रोटॉन कितने हुए 18, इलेक्ट्रॉन कितने हुए 18, न्यूट्रॉन कितने हुए 40 माइनस 18, दैट इज 5, है ना। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, हमें कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 18 लेकर के न्यूक्लियस में बैठ जाएंगे, और उसके बाद न्यूक्लियस के बाहर निकलेंगे, बांटते चले जाएंगे। पहले ये सब, पहले भिखारी को यानी K शेल को 2 दे देंगे, दूसरे भिखारी को 8, तीसरे को
कितने 18, उस हिसाब से बांटेंगे, पर अपनी जेब में कितने हैं वो देख लेंगे, क्योंकि हमारी मुट्ठी में जितने हैं हम उतने ही बांट सकते हैं, ज़्यादा नहीं बांट सकते। ठीक है, तो भाई कितने इलेक्ट्रॉन थे, 18 बांटने थे, तो KLM, K में 2 बांट दिए, यहाँ 8 बांट दिए, 2 8 10, अब कितने बचे, 8 और बचे, इसको 18 दे सकते हैं पर है ही नहीं हमारे पास 18, 8 ही है तो 8 दे दिए, तो 8 8 16 2 18, 18 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब हमें क्या बनाना है, एटम का स्ट्रक्चर बनाना है। तो आर्गन एटम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले न्यूक्लियस बनाएंगे, फिर न्यूक्लियस के बाहर शेल बनाएंगे। है, तो न्यूक्लियस बनाते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन है 22 एंड प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन है 18। देन शेल कितनी बनाएंगे हम बाहर, 3 शेल बनाएंगे KLM, तो 3 शेल बना दिए, K L एंड M। K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, 1 2 3 4 भर गए, फिर 4 इनके बीच में भर दो, फिर M में 8, तो 2 1, इसी पैटर्न पे 2 3 4, फिर इनके बीच में 8। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, और ये होमवर्क आप हमें करके भेज देंगे। ठीक।